गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का हम 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, लोकतंत्र। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र के बारे में। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर्नशा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति से सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। दूसरा है सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। अब है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र के में लोकतंत्र की चर्चा की और मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र में सर्वथा भिन्न एवं विपरीत हैं। अब है नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन की मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांस के उदार लोकतंत्रवादी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे यानी बंधुत्व का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र समय में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय सिद्धांत। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह सकते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम
J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन यानी सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी या ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन में के निश्चित एवं आधारभूत नियम हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए, शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इन तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। दूसरा है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास H.J. लॉक्सी, अर्नेस्ट बोकर, मिस फॉलेड, G.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलवाद तंत्र कहना पसंद किया। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह एवं हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्को, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं। उसने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए। मॉस्को इतावली विद्वान है जिसने अपने विचार द रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए। अब है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के इस विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र यानी पीपल्स डेमोक्रेसी कहना पसंद किया। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ ते तुंग आदि ने दिया। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र एवं समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जा सकता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के
साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए लेसन इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। धन्यवाद।